हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है समास। समास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे सारे एग्जाम में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी में समास पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। और जैसा कि आप लोग कमेंट में मुझे कह भी रहे थे कि मैम पहले जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर कर दीजिए, तो समास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं समास क्या होता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। इसका मतलब होता है पास रखना। ठीक है, पास रखना। ठीक है, समास को इंग्लिश में हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो सम प्लस आस, इसका जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमें मिलता है सम प्लस आस। इसका मतलब होता है पास रखना। ठीक है, अब समास होता क्या है? ये एक्चुअली में एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जब दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बन जाता है या उस जैसा ही एक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, जैसे समझते हैं इसको एग्जाम्पल से हम। जैसे एक शब्द है यथा शक्ति। ठीक है, फिर से समझिए, जब दो या दो से ज़्यादा शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं या अपने जैसा ही एक शब्द बनाते हैं, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। और जो शब्द होता है, जैसे ये हमारा शब्द है पूरा, जो कि इसको अगर हम तोड़ते हैं, इसका विग्रह करते हैं तो हमें मिलता है यथा प्लस शक्ति। ठीक है, इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बन गया है? यथाशक्ति। तो मतलब दो शब्द हैं, मिलकर क्या बना दिए? एक ये शब्द बना दिए नया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस शब्द को हम कहते हैं सामासिक पद। क्या कहते हैं? सामासिक पद। और जो ये हमारा होता है, ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद। ये जो पहला पद होता है इसको क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और जो ये दूसरा पद होता है इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पद। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद प्लस उत्तर पद, मतलब पूर्व पद में उत्तर पद जब ऐड होता है, जब जोड़ा जाता है तो हमें क्या मिल जाता है? समास। ठीक है, समझ में आया? दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर जब नया शब्द बनता है, जैसे हमने देखा दो शब्दों यथा और शक्ति से मिलके क्या बन गया? यथाशक्ति। इसको सामासिक पद बोलते हैं। और ये जो दोनों, ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है। प्रथम पद को पूर्व पद बोला जाता है और दूसरे वाले पद को उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब पूर्व पद और उत्तर पद आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? समास बन जाते हैं। ठीक है, और ये क्या कहा जाता है जब हम तोड़ते हैं इसको? तो ये समास विग्रह होता है। आई थिंक कि आपको ये समास का प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है, एक चीज़ और होती है, जब आप पढ़ते हैं समास के बारे में तो लिखा होता है कि प्रधान पद। ठीक है, हमेशा क्या देता है? प्रधान पद। कि पहला पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है। इसका क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। प्रधान पद क्या होता है? जिस पद को, चाहे वो पूर्व पद हो चाहे वो उत्तर पद हो, जिस पद को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, जिसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वो पद क्या होता है? प्रधान पद होता है। और जो दूसरा पद बचता है वो क्या हो जाता है? गौड़ पद हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमने समझा। समास क्या होता है, पूर्व पद, उत्तर पद, सामासिक पद किसको बोलते हैं और प्रधान पद क्या होता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी था। इसलिए क्योंकि आगे जब हम समास के भेद पढ़ेंगे तो उसमें जब हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको पता रहेगी। ये बेसिक है इसका, तो आप आराम से उसको समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं समास के भेद पर, कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। वैसे तो मेन समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बोर्ड पे। यही मुख्यतः 6 प्रकार के समास होते हैं। और वैसे अगर आपको बड़े लेवल पे पढ़ना हो तो कुल 106 प्रकार के समास होते हैं, लेकिन हमें यहाँ यही 6 समास पढ़ना है क्योंकि इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और यही मुख्य है। ठीक है, पहला समास क्या है?
अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। इसको भी थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिखने में हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसे यहाँ लिख लेते हैं, पास रखना, ठीक है। चलिए, तो अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव, जैसा कि अव्यय, इसमें कौन सा शब्द आया है, अव्यय। दोस्तों, अव्यय वो शब्द होता है जिस पर किसी लिंग का, किसी वचन का, ठीक है, किसी लिंग का, किसी वचन का, किसी कारक का, ठीक है, जिसका प्रभाव उस पर न पड़े। लिंग का, कारक का, वचन का और काल का, ठीक है, इन चारों का प्रभाव जिस पर न पड़े वो क्या होते हैं, अव्ययी भाव होते हैं शब्द, ठीक है। और अव्ययी भाव समास में हमेशा पूर्व पद, मैंने यहाँ आपको बताया था पूर्व पद क्या होता है, ठीक है, पहला पद जो होता है वो पूर्व पद होता है। जब पूर्व पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद को इम्पोर्टेंस दी जाए, तो ऐसा समास कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। इसको समझ लीजिए कि इस पर जो है कि किसका किसका, काल का, ठीक है, उसके बाद लिंग का मतलब मेल फीमेल का, कारक का और वचन का सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रभाव न पड़े। मतलब ये शब्द जस के तस अपने मूल रूप में ही हर जगह यूज किए जाएं, वो अव्ययी भाव समास होता है। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया आजीवन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, आजीवन, ठीक है, आजीवन। अब आजीवन कहीं भी यूज होगा, ये इसी तरह से यूज होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और शब्द लिख लेते हैं, भरसक। इसका एग्जाम्पल हम ज़रा देखते हैं, ठीक है। भरसक, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है कि मैंने भरसक मेहनत की, भरसक प्रयास किया, फिर भी मैं मतलब खेल में हार गया। तो उसी तरह से अगर कोई लड़की भी ये बात बोलती है कि मैंने भरसक मेहनत की, प्रयास किया, फिर भी मैं हार गई, तो वो मेल हो या फीमेल हो, वहाँ पे ये भरसक एक ही जैसा आया है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं हुई है, तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। और एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताती हूँ इसमें, जब भी शब्द आ से, ठीक है, प्रति से, यथा से, बे से, भर से उपसर्ग लगा के बने हों, तो वो सारे शब्द 90% अव्ययी भाव समास होते हैं। इसका और भी आगे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे ये भरसक हो गया, भर पेट, ठीक है, हम देख सकते हैं भर भर, ठीक है, आजीवन है, ठीक है, आजन्म होता है, आमरण होता है, ठीक है। उसी तरह से अब प्रति वाला देखते हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन एग्जाम्पल हो जाएगा एक, और क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया, ठीक है। और देख लेते हैं बेखौफ, बे का है ये, ठीक है। और एक चीज, ये तो हमने देखा भर से, आ से, प्रति से, यथा, यथाशक्ति जैसे था हमारा, यथाशक्ति, ठीक है। इसी तरह से यथाक्रम होता है। ये सब जो भी यथा से मिलकर बने होंगे वो भी सारे अव्ययी भाव होंगे। और एक चीज, जो रिपीटेड वर्ड होते हैं, जैसे कि रातों रात, ठीक है, रातों रात, ठीक है, दिनों दिन, ठीक है, पल पल, घर घर, ये सब क्या है, अव्ययी भाव। तो इसको फिर से समझ लीजिए, जो आ से बने हो, यथा से बने हो, प्रति से बने हो, बे से बने हो, भर से बने हो, और जो रिपीटेड वर्ड हैं, जैसे दिनों दिन, रातों रात, पल पल, घर घर, ये सब क्या होंगे, ऐसे शब्द अगर आप जहाँ भी देखिए तुरंत समझ जाइए ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर क्या होता है, पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है, उसे इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे समास पे, जो है कि तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जहां पर दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है, उसी का प्रभाव होता है ज़्यादा, ठीक है। और जो हमारा पूर्व पद होता है वो गौड़ होता है। तो यहाँ पर जब तत्पुरुष समास के जो भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, जो भी जब उसके शब्दों का हम विग्रह करते हैं, ठीक है, समास विग्रह, तो उसमें क्या होता है, विभक्ति के चिन्ह से उसको विग्रह किया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं,
राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र। जब इसको हम इसकी विभक्ति करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मतलब इसे विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। तो ये जो का आया है, ठीक है, ये विभक्ति का चिन्ह है। तो जब भी ऐसे शब्द हों जिसका विग्रह करते समय हमें का, में, द्वारा, से ये सब कुछ हो तो वो कैसा समास हो जाता है, तत्पुरुष समास होता है। इसमें एक्चुअली जो सारे कारक हैं, जो हमने पहले अपनी पिछली कक्षाओं में जब हम छोटे थे कारक हमने पढ़ा है, 8 कारक होते हैं। कर्ताने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ये सब कुछ है जो, वही सारे जो विभक्ति के चिन्ह हैं वही यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पहला एग्जाम्पल देखा राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब आगे देखते हैं, जैसे कि देशभक्ति है, ठीक है, देशभक्ति। तो इसका क्या हो जाता है, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। उसी तरह से और देखते हैं, जैसे राह खर्च, राह खर्च क्या हो जाएगा इसका, राह के लिए खर्च, ठीक है, राह के लिए खर्च। उसी तरह से हमारा हो जाएगा मूर्तिकार, ठीक है, क्या हो जाएगा, मूर्तिकार, मूर्तिकार, ठीक है। तो मूर्तिकार का क्या हो जाएगा, मूर्ति बनाने वाला। यहाँ पे ढेर सारा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इसीलिए जैसे कि तुलसी कृत है, तुलसी कृत, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, तुलसी द्वारा कृत, ठीक है। उसी तरह से एक आ जाएगा राजमहल, इसका क्या हो जाएगा, राजा का महल, ठीक है। इतने शब्द हमने यहाँ पे देखे। फिर से इसे समझ लीजिए, तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बीच में विभक्ति चिन्ह द्वारा 2 शब्द जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो वो किस तरह के, का, से, के लिए, से, में, इन सब के द्वारा वो आपस में उसमें हमारा वो चिन्ह लगा रहता है, ठीक है, विभक्ति चिन्ह। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट समास पे। तीसरा है हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है, ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, उत्तर पद भी प्रधान होता है और पूर्व पद भी प्रधान होता है। तो ये मतलब ऐसा समास है ये जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। जैसे माता पिता, ठीक है, दिन रात, माता पिता, दिन रात, सुख दुख, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अमीर गरीब, ठीक है। और देश विदेश, आयात निर्यात, अब इस एग्जाम्पल को देख के एक चीज आपको समझ में आ रही है, यहाँ पे ये कैसे हैं, ठीक है, या तो दोनों अपोजिट हैं या दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो जब ऐसे शब्द आपको मिले जो या तो अपोजिट्स हो या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो तो वो हमेशा द्वंद्व समास होगा, ठीक है। इसको आप ट्रिक समझ लीजिए या ऐसे भी जो भी समझना चाहें, हमेशा याद रखिए जब भी आपको अपोजिट वर्ड्स दिए हो, जैसे दिन रात है, सुख दुख है, अमीर गरीब है, ठीक है, या तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जैसे माता पिता है, ठीक है, आयात निर्यात है, इस तरह के जो भी हो, अगर आपको शब्द मिलते हैं तो वो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं चौथे पे जो है बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास क्या होता है,
बहुव्रीहि समास में ये होता है कि इसके कोई भी पद प्रधान नहीं होते, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है या ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, कोई थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वो बहुव्रीहि समास होता है। ये एक स्पेशल केस होता है जहाँ पे एक स्पेशल पर्सन या स्पेशल चीज़ की बात की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम। जैसे चतुरानन, ठीक है, चतुरानन, ठीक है, चार हैं मुख जिसके, चार हैं मुख जिसके, ठीक है, कौन है वो, ब्रह्मा जी, ठीक है, चार हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। ठीक है, मतलब अब हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, इसी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है यहाँ पे। मतलब जो चार हैं मुख जिसके, मतलब सभी इंसान के, जनरल पर्सन के तो चार मुख होते नहीं हैं। ठीक है, चार मुख किसके थे, ब्रह्मा जी के थे, तो वो इनको इम्पोर्टेंस यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, लंबोदर, ठीक है, लंबोदर, ठीक है, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश। ठीक है, ये इन्हीं के लिए प्रयोग होता है लंबोदर, गणेश भगवान जी के लिए, क्योंकि किसी हर जनरल पर्सन का वैसा नहीं होता, ये हमेशा स्पेशल पर्सन गणेश जी के लिए ही यूज होता है। तो लंबोदर हमेशा बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, उसी तरह से पीताम्बर होता है, पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, उनके लिए स्पेशली ये पीताम्बर है, यानी विष्णु भगवान जो हैं वो यहाँ पे स्पेशल पर्सन है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जब स्पेशल केस हो, जब किसी स्पेशल पर्सन की बात की जा रही हो, तो वो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, वही थर्ड पर्सन यहाँ पे प्रधान होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरह से नीलकंठ हो गया ना, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। ठीक है, सबके कंठ नीले नहीं होते। ठीक है, अब इसी तरह से लोकनायक, लोक का नायक कौन है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे बहुव्रीहि के। बहुव्रीहि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, द्विगु समास। ठीक है, ये बहुत आसान है। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है, इसका पहला पद जो होता है, पूर्व पद, वो संख्यावाचक होता है। तो जहाँ भी आप ऐसा देखें जो पहला पद संख्यावाचक हो, वो हमेशा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे तिरंगा, हमारा 15 अगस्त आने वाला है, तिरंगा लहराने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो तिरंगा, तीन रंगों का समूह, ठीक है, तिरंगा हो जाएगा। जैसे त्रिफला, ठीक है, तीन फलों का समूह हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से पंच तत्व, पंच तत्व क्या हो जाएगा, पांच तत्व का समूह। ठीक है, उसी तरह से चौराहा, चौराहा, चार राहों का समूह या चार रास्ते। ठीक है, उसी तरह से क्या हो जाएगा, पंचामृत, पंचामृत, पांच अमृत का समूह। ठीक है, ये सब किसके हम देख सकते हैं, जो इसका पहला देखिए हमेशा क्या है, संख्यावाचक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, द्विगु समास। अब हमारा आखिरी समास है कर्मधारय समास, उस पर हम आ गए हैं। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद, उत्तर पद, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरे पद को इम्पोर्टेंस दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसमें और एक चीज़ होती है जो वो समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, जो पहला पद होता है और दूसरा पद होता है, उसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। मतलब जो पहला शब्द रहेगा वो विशेषण रहेगा, ठीक है, और दूसरा जनरल शब्द कोई रहेगा। और क्या है, उपमेय। ठीक है, पहला क्या होगा, उपमेय होगा, दूसरा उपमान, मतलब उसकी उससे तुलना की जाएगी। ठीक है, तो ये संबंध दोनों पदों में होता है। तो ये इसको ट्रिक भी समझ सकते हैं, या तो इसका ये खुद ही परिभाषा ही है। तो ऐसा अगर आपको कहीं दिया हो कि मतलब पहला विशेषण शब्द हो, दूसरा विशेष, तो समझ जाइए सीधे कर्मधारय है, या फिर वहाँ तुलना हो रही है। ठीक है, उपमेय उपमान, तो वो कर्मधारय होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, महापुरुष, ठीक है, क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष। ये याद रखिए, जब भी हम कर्मधारय का एग्जाम्पल देखेंगे, शब्द देखेंगे इस समास के,
तो इसमें हमेशा क्या लगाएंगे, जो है, मतलब महान है जो पुरुष, है जो ऑलमोस्ट 90% केस में आपको क्या मिलेगा, है जो से हम बनाते हैं उसको, ठीक है। तो महान है जो पुरुष, ठीक है। उसके बाद एक कर लेते हैं चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था उपमेय उपमान, चंद्र है जो मुख, मुख तो सबके पास होते हैं ना, ठीक है, और चंद्रमा तो कोई एक ही होता है, ठीक है। तो मुख की तुलना किससे हो रही है, चंद्र से, चंद्रमुख, ये उपमेय है, ये उपमान है, मतलब चंद्रमा के समान मुख, ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। उसी तरह से एक और करते हैं कनकलता, कनकलता क्या हो जाएगा, कनक के समान लता, ठीक है। उसी तरह से कमल नयन, कमल नयन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या है, उपमेय उपमान है, मतलब कमल के समान नयन, हम देख सकते हैं उपमेय उपमान है, ठीक है। उसी तरह से एक विशेषण विशेष का देख ले रहे हैं हम यहाँ पे, नील कमल, ठीक है, नील कमल। अब आप देखिए ये कमल है और ये क्या है, नील है, नील मतलब कमल तो बहुत सारे कलर्स के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे किस कलर के कमल की बात हो रही है, नीला कमल, मतलब ये क्या है, विशेषण है, ठीक है, और ये विशेष्य है, मतलब नीला कमल की यहाँ पे बात हो रही है, पर्टिकुलर नीले कमल की, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, महात्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, है जो, महान है जो आत्मा, सुविचार क्या हो जाएगा, सुंदर है जो विचार, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे, फिर से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। आप लोग बार बार बोलते हैं कि मैम आप बहुत ज़्यादा ठीक है बोलती हैं, तो एक्चुअली प्रोफेशनली मैं टीचर ही हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते वो मैं हैबिचुअल हो गई हूँ, ठीक है कि, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये थोड़ा मैं दूर कर पाऊँ अपना, ओके। तो जो हमारा हमने पहले क्या पढ़ा था, समास सम प्लस आस, इसका पास रखना होता है। समास क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा शब्दों को आपस में मिलाकर वो नए शब्द का निर्माण करते हैं या अपने जैसा ही कोई शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। जो शब्द बनता है वो सामासिक पद होता है, जब उसका विग्रह कहते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। पहला पद जो होता है वो पूर्व पद होता है, दूसरे पद को हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रधान पद भी मैंने बता दिया था आपको कि जो पद इम्पोर्टेंस जिसकी होती है उसे प्रधान पद कहते हैं। अब उसके जो भेद हैं, ठीक है, भेद में अव्ययी भाव समास मैंने बताया है कि जहाँ पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान हो और जो भी शब्द आ से, भर से, यथा से, बे से, ठीक है, प्रति से मिलकर बने होते हैं, तुरंत समझ जाइए वो हमारे अव्ययी भाव समास हैं। और जो भी रिपीटेड वर्ड होते हैं, जैसे कि दिनों दिन, रातों रात, पल पल, घर घर, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास है। ये अव्यय शब्द होते हैं जिन पर लिंग का, वचन का, काल का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान रहता है, इसका जब विग्रह करते हैं तो वो उसमें बीच में विभक्ति का चिन्ह लग जाता है, देख सकते हैं, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तीसरा है द्वंद्व समास, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, जो दोनों या तो अपोजिट वर्ड्स हो या कॉम्प्लीमेंट्री हो, बस तुरंत समझ जाइए वो क्या है, द्वंद्व समास होते हैं। और अक्सर इसमें ये लगा हुआ मिलता है, तो ये भी एक ट्रिक ही है कि ऐसा है तो वो क्या है, सीधे सीधे द्वंद्व है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जहाँ पे कोई भी पद प्रधान ना हो, एक थर्ड पर्सन ही वहाँ पे प्रधान हो। ये एक स्पेशल केस होता है जब स्पेशल पर्सन की बात की जाती है, तो वो हमारा हो जाता है बहुब्रीहि समास, जैसे चतुरानन हमने बताया था आपको। पांचवा था द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक है, जो भी हमें संख्या वाइज लगे पहला पद, जैसे तिरंगा, त्रिफला, पंचतत्व, चौराहा, सप्तर्षि, ये सब कुछ क्या है, द्विगु समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। लास्ट था हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और जहाँ पहले पद और दूसरे पद में कैसा संबंध हो, या तो विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, या उपमेय और उपमान का संबंध हो। सारे एग्जाम्पल मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत आपको बताए हैं, बाकी आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब ये तो आप समझ लीजिए, मतलब ये जो भी ट्रिक मैंने आपको बताई है, अब बुक उठाएंगे आप, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे जब इन शब्दों की, तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे शब्द आप याद भी कर लेंगे, ठीक है।
तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। समास को मैंने आपको जितना अच्छे से मैं आपको बता सकती थी बता दिया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही समास पूछे जाते हैं। वैसे तत्पुरुष समास के भी आगे भेद हैं, 6 भेद इसके भी हैं, लेकिन उतना डिटेल में हमें यहाँ नहीं जाना है। एग्ज़ाम के पॉइंट से इतना ज़रूरी था, और बाकी आप जितना भी आज आपने यहाँ पढ़ा है, समझा है, इस पर आप प्रैक्टिस करिए सभी समास का, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं हमारी दूसरी क्लास में, और आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट करिए मुझे। और चलिए तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।